मेरी दोस्ती एक आंटी से हो गई। मैं रोज़ उसके साथ बैठने लगा। उसके साथ प्यार की शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने कैसे मुझे अपने घर बुलाकर अपनी चमचम में नांगरार डलवाया। मेरा नाम विक्रम सिंह है, मुझे लोग प्यार से बिन्नी बुलाते। मैं हरियाणा के रोहतक ज़िले में एक छोटे से गांव में रहने वाला हूं। अभी मैं गुड़गांव में अपना गेस्ट हाउस का काम करता हूं। मैं पिछले 4 साल से नियमित रूप से प्यार की कहानियाँ पढ़ता हूँ। इन्हीं कहानियों से मुझे अपना सच लिखने की हिम्मत हुई। मैंने अपनी प्यार की कहानी आप सबके साथ साझा करने का तय किया। ए आंटी की कहानी मेरे जीवन में एक सच्ची घटना है। इसमें मेरी तरफ से कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखा गया। ये कहानी उस समय की है जब मैं अपने गांव से रोहतक स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता था। अभी मेरी उम्र 30 साल की है। ये कहानी आज से लगभग 10 से 11 साल पहले की है। मैं रोहतक के एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। उधर जाने के लिए मैं रोज़ सुबह करीब 6:30 बजे अपने गांव से बस पकड़कर रोहतक निकल जाता था। सुबह जल्दी जाने की वजह से बस में भीड़ नहीं होती थी। सबसे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उसी बस में मेरे से पहले वाले गांव से एक 30 साल की आंटी हमेशा आती थी। उनसे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उस समय मोबाइल तो ज़्यादा होते नहीं थे, पर जब भी 12वीं कक्षा में आया तो मेरे घर वालों ने फाइनली परीक्षा के 3 महीने पहले मेरी ट्यूशन लगवा दी, जिसकी वजह से अब मैं शाम को लेट घर आने लगा। उसी बात का फ़ायदा मुझे प्यार के रूप में मिला कि पहले ही दिन मैं पढ़ाई करके घर लौट रहा था। मैंने देखा कि जो आंटी सुबह बस में मिलती थी वो शाम को 6 बजे वाली बस से वापस घर जाती है। चूँकि मेरी उनसे जान पहचान अच्छी थी तो बस में उनके साथ ही बैठ गया और वो भी मुझे देखकर खुश हो गई। फिर उन्होंने मेरे लेट आने का कारण पूछा तो मैंने बता दिया कि अच्छा रिजल्ट लाने के लिए घर वालों ने मेरी ट्यूशन लगवा दी। उस दिन पहली बार आंटी मुझसे थोड़ा खुलकर बात की। उस दिन ज़्यादातर बातें मेरी पढ़ाई और फ्यूचर को लेकर के ही हो रही थीं। मेरी वापसी का समय शाम का हो गया तो आंटी मेरी सीट बुक करके रखती थी। अब हम दोनों सुबह शाम साथ ही घर लौटते थे। मेरे साथ अब वो हंसी मजाक भी करने लग गई थी। कभी कभी आंटी मुझसे पूछती थी कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, इसीलिए ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं करते हो, बस हमेशा शरारत ही करते रहते हो। मैं भी मजाक मजाक में बोल देता था कि आंटी आप जैसी कोई मिली ही नहीं जो मुझसे अच्छी लगे। मेरी इस बात पर आंटी हमेशा मुस्कुरा देती थी और मुझे प्यार से डांट देती थी। बातों बातों में मैं आपको आंटी के फिगर के बारे में बताना ही भूल गया। आंटी हमेशा टाइट सूट सलवार पहन कर रहती थी, जिससे वो हमेशा काटा माल लगती थी। वो बिल्कुल हल्का सा मेकअप करती थी, जिससे उनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। उनके बदन से हमेशा एक मीठी सी महक आती रहती थी, जिसकी वजह से मैं हमेशा गर्म हो जाता था। उनके बदन से सबसे खास उनकी 34 साइज के तरबूज और 38 का पिछवाड़ा था, जिनका हल्का सा पेट भी था, जो उनकी खूबसूरती को कम करने की बजाय बढ़ा देता था। उनका रंग बिल्कुल साफ था और उनके प्यारे गुलाबी होंठों के ऊपर एक छोटा सा तिल था, जो मुझे बहुत ही प्यारा लगता था। जैसे कि मैंने बताया कि दिसंबर का महीना आ गया था, सर्दियाँ बढ़ गई थीं। मैं बस में सुबह नहीं गया था, पर शाम को ट्यूशन क्लास से वापस आया तो आंटी मुझे देखकर एकदम खुश हो गई। उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं और घर में उनकी सास उनके पति वो ही रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि और आपके बच्चे? मेरे ये पूछते ही वो परेशान हो गई और उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे नहीं हो सकते। ये सुनकर मैं बहुत ही सकुचा गया और मैंने उनको सॉरी बोला। चूँकि आंटी दुखी दिखने लगी थी तो मैंने उनको वापस हंसाने की कोशिश करने लगा। मैंने अगले दिन सारी बात मेरे ठर की दोस्त हितेश को बताई। उसने मुझे कहा, बेटा लोहा गर्म है, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। जैसे कि कमीने दोस्त ज्ञान पेलते हैं, वैसे ही उसने मुझे पूरा ज्ञान दे दिया था। उस दिन जब मैं बस में गया तो मैं उसके पास जाकर बैठ गया। आप सब लोगों को पता होगा कि सर्दियों में 6 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है। उस दिन आंटी ने शॉल ले रखी थी। सर्दी की वजह से मैं उनके बगल में बैठा था और थोड़ी ज़्यादा सर्दी लगने का नाटक कर रहा था। आंटी ने मुझसे पूछा कि आज बात क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने बताया कि आज तबीयत खराब है, सर्दी लग रही है। ये सुनकर आंटी ने मुझे अपनी
शॉल उतार कर दे दी। मैंने उनसे बोला कि आप भी आगे से डाल लो। हमने जैसे ही आगे से शॉल डाली तो मेरा हाथ उनके तरबूजों को टच कर गया, जिससे मैंने जल्दी से हटा लिया। उसी समय मैंने नोट किया कि आंटी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। मुझे हितेश की सारी बातें और सारा ज्ञान याद आ गया। अब मैंने सोने की एक्टिंग करने लगा और उन्होंने अपना हाथ मेरी जांघ पर रख दिया और हल्के हल्के से मसलने लगी, जिससे मेरा नागराज खड़ा हो गया। धीरे धीरे उनका हाथ मेरे नागराज के करीब आता जा रहा था। हाथ की वजह से मेरा बुरा हाल हो रहा था। जैसे ही आंटी ने अपना हाथ मेरी जिप के ऊपर किया, मैंने भी शॉल के अंदर से अपना हाथ उनकी तरबूजों पर रख दिया और एक को सहलाने लगा। आंटी जोर से हंसने लगी और उन्होंने मेरे कान में बोला, इतने दिन तो विश्वामित्र ने नहीं लगाए थे। आंटी ने भी मेरे नागराज को बाहर निकाल लिया और बड़े प्यार से सहलाने लगी। उनके नरम नरम हाथ मुझे नागराज पर बहुत सुकून दे रहे थे। अब बस में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता था। थोड़ी देर में ही मेरे नागराज ने अपना लावा उगल दिया, जिसे उन्होंने अपने रुमाल से साफ कर दिया। हम लोग बस में ऐसे ही मज़े करने लगे। आंटी हमेशा ही शॉल लेकर आने लगी। अब हमें कोई फिक्र भी नहीं होती थी और हमारी हरकतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थीं। फिर वह सब कुछ हुआ जो एक स्त्री और पुरुष के बीच होता है।